जाती है, लेकिन बुरे वक्त में आप हमेशा जितनी आपकी हिम्मत हो उतना खड़े रहना चाहिए, तन से, मन से, धन से। ये दिन भूले नहीं जाते और वक्त बहुत बड़ा जादूगर है, सबके साथ आएगा। लेकिन आप सब अंत में बस इतनी सी मेरा संदेश है कि कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी हो, हार कभी मत मानना। नमस्कार, आप सभी का जयवर्धन न्यूज़ में फिर से स्वागत है। मैं हूं सोनल त्रिवेदी और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो नेक्स्ट फ्लाइंग वुमेन है, आपने वैसे तो बहुत महिलाओं को हमारे जो पिछले एपिसोड थे उसमें देखा, कोई बिजनेस कर रही है, कोई क्या कर रही है, पर एक औरत कितना बड़ा त्याग कर सकती है, आज हम आपको उनसे परिचित कराएंगे। डॉक्टर नीना शर्मा, आप अपने बारे में बताएं। जी, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले कि मैं नाथद्वारा से रहती हूँ और श्रीनाथ जी की नगरी से हूँ, तो सर्वप्रथम मेरा शब्द मेरे परिचय से पहले मेरे ठाकुर का परिचय और जय श्री कृष्ण आप सभी को भी। मैं डॉक्टर नीना शर्मा होने से पहले सिर्फ एक नीना ही थी। जब मेरी शादी हुई और शादी हुई तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर कहा जाए तो मैं BA भी नहीं थी, मेरी सेकेंड ईयर में मैरिज हो गई थी। बट मेरे पापा मम्मी का भी श्रेय मैं इसमें देना चाहूँगी कि मैं पहले NCC की कमांडर 5th राज बटालियन से पैरासेलिंग, बोट पुलिंग, शिप मॉडलिंग मेरे शौक रहे थे, क्योंकि मेरी शादी एक ऐसी तहसील में होने जा रही थी जिसका मेरे नाम से परिचित भी नहीं थी। आज से 30 साल पहले जब मुझे पता लगा कि मेरे पापा ने ऐसे ऐसे मेरी सगाई कर दी है, मेरे पापा से मैंने एक ही बात कही थी, लड़का दिखा दो। सिर्फ मैं उससे यही पूछूंगी, वो मुझे पढ़ाएगा तो सही। लेकिन मेरी किस्मत कि मेरे को ठाकुर जी ने ऐसा ही लड़का, ऐसा ही वर दिया जिसने मेरे नाम के आगे डॉक्टर तक लगा दिया। आज मैं डबल BA हूँ, BA यानी मैंने एडिशनल हिंदी में भी किया है। उसके बाद में 4 सब्जेक्ट में मेरी मास्टर डिग्री है। फिर मैं NET भी हूँ, NET भी JRF के इक्वल है मेरा। फिर मेरा SET भी 1 अटेम्प्ट में क्लियर है और मेरा PhD जो मेरा विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास में पुष्टि मार्गीय वार्ता साहित्य का योगदान, इसमें मैंने डॉक्टरेट की है। गृहस्थ जीवन में आपने किस तरह से आपका त्याग रहा, क्या क्या आपको कठिनाई आई, उन सब चीज़ों के बारे में आप बताएं। जैसा कि हम नाथद्वारा में आज से 30 साल पहले की अगर अब हम बात करें तो शायद एजुकेशन इतना नहीं था, क्योंकि घर परिवार बड़ा था। मैं संयुक्त परिवार की बहू थी, उसमें भी मैं सबसे छोटी बहू थी, तो मुझे कुछ पढ़ने के लिए समय निकालना भारी पड़ रहा था कि मैं कैसे निकालूं। तो मैंने एक कहावत सुनी थी किसी से कि दिन तो सबका होता था, रात तो मेरे बाप की है। बस मैंने उसी को अप्लाई किया कि रात तो मेरे बाप की है, दिन में मैंने काम किया, रात को मैंने पढ़ाई करी और उसका नतीजा भी यही निकला कि मेरी BEd किए मुझे 3 महीने हुए थे और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। अगर मैं कहूँ कि मैं कैसे कैसे बढ़ती गई तो उसमें मेरे पति का खासकर स्वर्गीय लगाते हुए मुझे वो लग रहा है कि उनका बहुत बड़ा हाथ रहा कि उन्होंने मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाने के साथ साथ राजसमंद जिले की पहली भागवत आचार्य बनाने में भी मेरा सहयोग किया। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ की स्टोरी कुछ भी रही हो, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं कभी हार मानूंगी भी नहीं। वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है और वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त कभी कभी हमें बिखेर देता है और कुछ पल तो ऐसे होते हैं, ऐसे समय पे ऐसी यादें आती हैं कि पिछला सब कुछ हमें याद आ जाता है और उस समय हम बिखरने लगते हैं। लेकिन फिर मन से एक आवाज आती है, नहीं नीना, तुझे अभी बिखरना नहीं है, अब तुझे माँ और बाप दोनों बन के इस नाथद्वारा को भी निखारना है और अपने परिवार को भी निखारना है। यही मेरी कोशिश रहती है। अभी आपने कहा कि आपने स्वर्गीय लगाया अपने पति के आगे, तो ये सब कैसे हुआ? बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है। 2 साल पहले जिनकी यूरिन प्रॉब्लम हुई, ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम हुई, तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए गए। तो डॉक्टर ने कंसल्ट करने में कहा कि बाथरूम में झाग आते हैं, ये आते हैं। हाँ, तो उन्होंने किडनी का चेकअप करवाइए। हमने किडनी का चेकअप करवाया तो हमें पता पड़ा कि क्रेटिनिन हाई जा रहा है इनका और इनकी दोनों किडनियां डैमेज हैं। हम इसके लिए अहमदाबाद भी भर्ती हुए, पर पता पड़ा कि इनकी दोनों किडनियां 80% डैमेज हो गई थी। फिर भी हमने जैसे तैसे आयुर्वेदिक पे भी किया, भीलवाड़ा भी गए, वहां से भी हमने लिया, जहां से मुझे जो मिलती, जिस विषय पे आधारित इस पे मुझे जैसे जैसे नॉलेज मिलती गई मैं वैसे वैसे करती गई। क्रेटिनिन को मैंने एक लेवल तक तो बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, हमने 15 दिन में शादी, 15 जून में को हमने शादी तय करी और लड़के वाले भी बहुत ही अच्छे कि मान भी गए, वर वधू दोनों की तरफ से हाँ हो गई और हमने 15 जून की शादी कर दी। अब शादी के बाद मुझे ये था कि अब मेरे पति को फिट का कैसे कर, डॉक्टर से कंसल्ट करती रहती, कभी अहमदाबाद कंसल्ट करी, कभी श्रीलंका तक मैंने नहीं छोड़ा। मैंने यही सोचा कोई नहीं, जिंदगी भर नहीं कमाया तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट कर दूंगी। किडनी नहीं देती हूँ
तो भी ये जा रहे थे। देती हूँ तो मैं कुछ उम्मीद रख सकती हूँ कि हाँ मेरे पास कुछ तो मिलेगा अगर मैं किडनी दे सकती हूँ। तो मैंने मेरी चेकअप ABPO चेकअप करवाया, पता पड़ा 128-64 पे मैं हूँ और मैं मेरी किडनी मैं इनको दे सकती हूँ। मैंने प्लाज्मा से मेरे हस्बैंड को किडनी दी है। ठाकुर जी ने लाज रखी थी, मेरे 2 प्लाज्मा में मेरी किडनी इनकी सेट हो गई थी। 79.4% तक मैं यहाँ तक लेकर आ चुकी थी। किडनी बहुत अच्छी सेट हुई, 5 दिन में इन्हें ICU में से भी छुट्टी मिल गई। वो सब भी हमारा भी सेट सब हो गया, हम यहाँ भी आ गए। 3 महीने हमारी जिंदगी के कहते सुपर जो एक जैसी नई जोड़ी बनती है हमारी वैसी जोड़ी चल रही थी। इनका वजन भी बहुत अच्छा हो गया, हीमोग्लोबिन भी अच्छा हो गया। पता नहीं ये कोविड कहाँ से आ गया, और कोविड ऐसा आया मैंने तब भी हार नहीं मानी थी। अनंता में भर्ती हुए, 18,000 डी डाइमर था। यहाँ दीपेश पारिक हो, CP साहब हो, RGH CP साहब ने रातों रात करवा दिया था भाटिया जी के, राजदीप भाटिया के कहने पे। मैं उन लोगों को नहीं भूल सकती। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगी जिन्होंने मेरा कतरा भर भी साथ दिया। दोस्तों मेरा वादा है तुमसे, मैं दरिया बन के तुम्हें लौटाऊंगी। और एक संदेश भी सबको देना चाहती हूँ, बुरे वक्त में साथ में खड़े रहना। ठीक है तुम्हारी 100 रुपए की औकात नहीं होगी धन से, 10 रुपए की होगी, लेकिन 10 का नोट उस पर आगे तो करना कि बहन अगर तुझे इसकी आवश्यकता है तो मेरे पास 10 रुपए है, तू इतना ही ले ले। सच कहती हूँ उसे 10 रुपए की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपके सपोर्ट का वो 10 रुपया उसको जिंदगी भर दिमाग में घूमता है। आप वहां खड़े होगे ना उसके साथ, वो जिंदगी भर आपका नहीं भूलेगी। मेरी यही है कि आप बुरे वक्त में साथ में खड़े रहो। अरे एडवाइस तो गूगल पर भी मिल जाती है, लेकिन बुरे वक्त में आप हमेशा जितनी आपकी हिम्मत हो उतना खड़े रहना, चाहे तन से, मन से, धन से। ये दिन भूले नहीं जाते और वक्त बहुत बड़ा जादूगर है, सबके साथ आएगा। लेकिन आप सब अंत में बस इतनी सी मेरा संदेश है कि कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी हो, हार कभी मत मानना। पिछले साल आपकी बिटिया की शादी हुई और वो भी काफी चर्चा में रही थी, तो उसका क्या कारण था? उसमें मैंने कुछ अच्छा सा क्रिएटिविटी करने की सोची कि आने वाले को भी अच्छा लगे। और फिर कोरोना चल रहा था, राजस्थान सील था, और उसके लिए भी मैंने स्पेशल परमिशन ली थी कि मेरे को 50 लोगों को जैसे कोरोना की जो गाइडलाइन की पालना करनी थी मुझे, तो मैं उसमें कुछ क्या कर सकती थी क्या नहीं। खासकर मैं दहेज के खिलाफ थी कि मुझे दहेज नहीं देना, और सामने वालों की भी यही बात थी। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि एक संदेश अच्छा सा समाज में जा सके कि मैं दहेज भी ना दूं और दहेज की भी बात हो जाए तो कैसे करें। तो फिर मैंने एक इसके चेक बनवाया, चेक को कार्डबोर्ड पे बनवाया। ये देखिए जैसे ये यहाँ पे अमाउंट भरा जाता है, तो यहाँ पे मैंने मेरी बेटी की फोटो लगा दी थी और पीछे गाना चलवा दिया था कि मेरे जीवन भर की जो पूंजी आज आपके द्वारे चली। बस यही मेरे पास पूंजी थी, और मैंने इस अमाउंट को ही, यहाँ पे इसके पापा के साइन है, यहाँ मेरी बेटी है और ये हमारे कंवर साहब का नाम है। तो इस तरह से मैंने उनकी झोली में इसे डाल दिया था कि बस यही पूंजी मेरे पास है। और फिर रहा जैसे अपन रिश्तेदारों को साड़ियां वगैरह देते हैं, तो लॉकडाउन था और रिश्तेदार इतने आ नहीं सकते थे, और मैंने तैयारी पहले से कर रखी थी। बाद में क्या कर सकती थी, तो मुझे विठलनाथ जी और श्रीनाथ जी की गौशाला जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मुझे लगा क्यों ना मैंने जो लेके तैयारी कर रखी है इसका मैं करूंगी भी क्या, तो क्यों ना मैं उन्हें दे दूं। तो शायद उस समय 350-400 साड़ियां थी जो मैंने खोखे के खोखे वहां पर थे, और मैंने उन गौशाला वाली औरतों को दी। उन्हें भी खुशी मिल रही थी, और मुझे लगा कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद मेरी बेटी को और मेरे जमाई को मिलेगा। आप भागवत कथा भी करते हैं, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रही मेरे साथ। 26 जनवरी का दिन था और हम राष्ट्रगान वगैरह करपुरा के झंडा फहरा के घर आ रहे थे। तो यहीं पे किड्स कॉर्नर वाली ने रास्ते में मुझे कहा कि कल पूनम की कथा आप कर दोगी क्या? उन्होंने रोककर मुझे पूछा। मैंने कहा कथा करना यानी व्यासपीठ पे बैठना, व्यासपीठ पे बैठना यानी कुछ नियम लागू होते हैं व्यासपीठ पर बैठने के लिए। तो मैंने कहा मैं मेरे हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं। तो उसने मुझसे कहा कि आपने डॉक्टरेट इसी में कही। पुष्टि मार्ग में मेरा रुझान ये भी था कि मेरी डॉक्टरेट ही इसी पर है। फिर मैंने आके मेरे इनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे कथा के लिए कल पूनम की कथा, वो भी सत्यनारायण की कथा के लिए मुझे कहा जा रहा है। तो इन्होंने मुझे परमिशन दी। मैंने जब किताब को पढ़ने लगी तो वो तो 15 मिनट में पूरी हो गई, क्योंकि इसमें तो लीलावती और कलावती बस यही समझ में आता है कथा में, और कुछ समझ में नहीं आता कि लीलावती और कलावती के 5 अध्याय में क्या होता है। फिर मैंने उसकी तैयारी करी, तो मुझे वो कथा, आज मैं जो कथा करती हूँ तो 3 घंटे की वो मेरी कथा गई थी, क्योंकि मैंने उसमें ऐसा कुछ डाला है मसाला कि हाँ, जो दहेज है, आध्यात्म पे कैसे उतरा जाए, प्रथम अध्याय हमें क्या सिखाता है, द्वितीय। तो मैं जब उसको लिखने बैठी तो 7 बजे लिखने लगी थी, तो रात की 2 बज गई थी मुझे लिखते हुए।
और फिर वो कथा मेरी इतनी अच्छी गई थी कि एक साथ मेरी 19 कथा हुई थी, और आज तो वो मेरी म्यूजिकल कथा सत्यनारायण की चलती है। कौशिक जी के यहाँ मेरी सत्यनारायण की कथा चल रही थी, वहीं से जयश्री पालीवाल हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे इंदौर में भागवत जी करवाना चाहते हैं, और वो भी भागवत आचार्य नाथद्वारा का चाहते हैं कि आप कर दोगी, आपकी शैली हमें बहुत पसंद है। तो प्रथम कथा मेरी इंदौर में हुई थी और बहुत अच्छी गई थी वो। वहां से मैं मोटिवेट हुई कि हाँ, मैं भागवत जी भी कंठस्थ कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कथाओं का भी रूप बदल दिया, भागवत जी को मेन मुद्दे पे रख के जिसने जैसा कहा। भागवत जी पुष्टि मार्गीय करनी है तो मैंने जैसलमेर में भागवत जी का पूरा पुष्टि मार्गीय ही रूप वहां पर 7 ही दिन करा। तो मुझे जयपुर की कथा में कहा गया कि इसे आप है ना बच्चों को सिखाने के लिए हमारे घर में भागवत जी करनी है, तो आप उसे करिए। तो मैंने मेरी भागवत जी को पूरे विज्ञान पे आधारित करके करा। ऐसे मेरी माउंट आबू में भी भागवत जी हुई। अभी मैं सुंदरकांड पर काम कर रही हूँ कि सुंदरकांड का पाठ 1 घंटे में अपन कर देते हैं। तो सुंदरकांड शब्द कहाँ से आया, मैं सुंदरकांड को भी तैयार कर रही हूँ कि आप 1 घंटे में उसे जल्दी में पढ़ जाते हैं तो आपको उसका अर्थ नहीं पता। शायद अब जब आप उसको गद्य में सुनेंगे और गद्य में जब आपको पता पड़ेगा कि सुंदरकांड का अर्थ ये होता है तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा। तो आध्यात्म में उतरने का मेरा अर्थ ये रहा है, कहीं से एक लाइन मेरे दिल को छूती है कि सुख तो आपकी देह को छूता है, सुख आपके शरीर को छूता है, लेकिन जब आप पर दुख पड़ता है ना, वो आपकी आत्मा और रूह को भी छू देता है। तो जब आप पर दुख आता है ना, आप इस आध्यात्म में और गहरे उतरते चले जाते हो। और बस मैं इस गहराई को नापना नहीं चाहती, इसमें उतरना नहीं चाहती। आप आम महिलाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं की बात आती है तो नारी नर की खान है और नारी से जग जहान है, और जिस देश की नारी शिक्षित है, देश वही महान है। तो सबसे पहला संदेश यही है मेरी बहनों कि आप कभी हार मत मानना। परिस्थितियां सबकी होती हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, दुखी सब संसार है, लेकिन अपने दुख को अपने अंदर ही रखें। दुनिया को आप दिखाओगे तो वो हंसी के अलावा कुछ नहीं करेगी, लेकिन आप कुछ बनकर दिखा दोगी ना, तो जो तुम्हारे लिए हंस रहे थे ना, वही तुम्हारे पास आके तुम्हारी पूजा तो नहीं करेंगे, लेकिन तुमसे हाथ मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हर किसी चीज से मत मारना। अगर तुम पढ़ना चाहती हो, तुम कुछ करना चाहती हो, तो कुछ करो। यानी कि औरत को उड़ना है तो कैसे उड़ना है? मन से उड़ना है, दिमाग से उड़ना है, शरीर से नहीं उड़ना है। शरीर तो हमारे परिवार के लिए रहेगा, शरीर से काम करते रहो, पर दिमाग में एक लक्ष्य रखो, एक टारगेट रखो, हाँ इस गोल को मुझे पाना है, और वो गोल हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मेरी बहनों से यही बात है कि आपको अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, आपको अपने परिवार को साथ लेके अपने सपनों को पूरा करना है। कुछ वक्त बुरा आता है बहनों, सबका आता है, उसमें अपने सपने भी मर जाते हैं, हम भी मर जाते हैं, अपने भी अपना साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन अपना मन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आपका मन मजबूत है तो आप फिर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगी। और मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना, मेरे ठाकुर जी की कृपा आप सबके साथ हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीना जी। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आज एक साक्षात त्याग की मूर्ति को हमने देखा है। ये शब्द कहना उचित होगा, क्योंकि एक अभी के ईरा में उन्होंने शिक्षा को लेके, उनकी हस्बैंड के लिए उनकी त्याग भावना को लेके, जिन्होंने किडनी तक अपनी दे दी बिना किसी परवाह किए, उसके साथ साथ उनकी बेटी को इतनी अच्छी एजुकेशन दी, खुद ने इतनी पढ़ाई की, नेट सेट क्लियर, नेट JRF के बराबर उन्होंने पढ़ाई करके क्लियर करके डॉक्टरेट लगा के PhD कर ली। उसके बाद में उनके जीवन में कितनी परिस्थितियां आई होंगी, उसका हिम्मत हौसला रख के उन्होंने सामना किया। तो हमें ऐसी महिलाओं से सच में सीखना चाहिए और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, और इनसे हमें कुछ अच्छी चीज लगे, मिले तो हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। धन्यवाद। आप अगर जयवर्धन न्यूज देख रहे हैं तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।